नमस्कार, आप देख रहे हैं द बज स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। शाम के बज चुके हैं 5:15 और अभी हम बैठे हुए हैं फिर से दूसरे एपिसोड में। अगर हम बात करें तो बजट इस बार जो आया है उसके बाद अब हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट के यहाँ पहुँचे। जी हाँ, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट चेतन जैन बताएंगे कि इस बार बजट में किस तरह का बातें रहीं, कौन सी बातें प्रमुख तौर पर सामने आई और किस बात को लेकर के लोगों के बीच में अब सवाल गंभीर बनता जा रहा है। बात बहुत सारे हैं, बात बेरोजगारी पर हुई है, सरकारी संपत्तियों को भी लेकर के कवायद बेचने की जो कवायद है वो भी तेज़ होती जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं। इंश्योरेंस और हेल्थ के सेक्टर में इस बार सरकार किस तरफ से बजट में उन्होंने देखा है, पैकेज लाया है, इन सब बातों से हम रूबरू होंगे। लेकिन उनसे पहले अब हम स्वागत करते हैं चेतन जी का। सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार। थैंक यू केशव जी। सर, सबसे पहला सवाल तुम्हारा बजट से रिलेटेड रहेगा। इस बार के बजट को आप, जो हमारे दर्शकों का भी सवाल है, किस तरह से आपकी राय क्या है उसके ऊपर में? केशव जी, देखिए, इस बजट को थोड़ा हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये बाकी फिनेंशियल ईयर का जो बजट आता है उससे हम लोग को थोड़ा सा अलग हट के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 7 महीना 8 महीना का जो है लगातार कोरोना काल का जो समय रहा, बिल्कुल पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना काल था, तो जाहिर सी बात है सरकार ने पिछले 30 लाख करोड़ रुपए जो है पिछला मिनी बजट कह सकते हैं, उसमें भी जो है अपना पैसा निकाला है लोगों को स्थिरता के लिए। तो देखिए, अभी का जो बजट है अगर कहें तो वो एक संतुलित बजट है ना। और विकासशील देश होते हुए भी, आज भारत देश विकासशील देश होते हुए भी बाकी एक विकसित देश से भी जो देखेंगे कि वो आगे की सोच रख रहा है। हाँ, कोरोना को जो है उन्होंने अच्छे से डील किया है। ठीक है, अब जो आर्थिक पक्ष था, जो आर्थिक स्थिति जो डामाडोल हुई है भारत देश की, तो अब उसको कैसे स्थिरता में लाएं, उसके रिकवर किया जाए। तो उस तरह से ये देखें तो अगर कंपैरिजन करेंगे बाकी जगहों से, बाकी बजट से, तो मेरे ख्याल से वो उतना सही नहीं होगा। तो अगर कहें तो ये एक संतुलित बजट था। जो भी तरह का प्लानिंग इसमें रखा गया है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखा गया है, मतलब अभी के लिए जो है वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो भी तरह का प्लानिंग रखा गया है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो है लोगों को फ़ायदा आएगा। बिल्कुल। जहन एक और सवाल मन में जहन में हमेशा लोगों के रहता है कि इस बार के बजट में लोग जनरली जो आम मध्यवर्गीय परिवार हैं उन पर इस बजट का कितना असर पड़ा है? मिडिल क्लास को देखिए, अगर बात कहें तो डायरेक्ट कोई तरह का फ़ायदा टैक्सेशन में देखें तो कोई तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। जो भी तरह का बजट इस बार रखा गया है, बनाया गया है, वो सीधा जो तौर पे देखें तो हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में जो है वो रखा गया है। देखिए, 2-3 चीज़ हैं कि इसमें एक फ़ायदा है कि एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि तो वो एक बहुत बड़ा अच्छी पहल है जो इस बजट में। कैसे सर वो वन राशन, कैसे वो एक बहुत अच्छी पहल है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। हाँ, देखिए, वन राशन, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपका जो राशन कार्ड है झारखंड में है, आप एक ही ब्लॉक में है, तो आपको उसी ब्लॉक में जाके आपको राशन लेना होता है। और कई चीज़ आप देखेंगे कोरोना काल में ये जो स्थिति हुई थी कि जो मज़दूर हैं वो तो आपका राशन वगैरह जो है वो बाहर से, वहाँ से मान लीजिए दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके खाने की स्थिति जो है फिर वो उनका तो दिक्कत हो जाता है, वो कमाते हैं और खाते हैं वहाँ पे। तो अब मान लीजिए वैसी स्थिति में जो सरकार अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है PDS के थ्रू जो राशन है, तो वो वहाँ से वो कंसिडर नहीं ले सकते थे वहाँ। तो अगर वो एक कार्ड अगर वैसा बन जाए कि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अपना जो है राशन ले पाएंगे, तो ऐसी स्थिति इन केस भगवान ना करे हो, अगर होती भी है तो वहाँ पे जो सरकार प्रोवाइड करेगी अपना PDS सिस्टम के थ्रू, तो वो कहीं पे भी रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहें, भारतवर्ष में कहीं पे भी रहते हैं, बिल्कुल, तो वो एक अच्छी पहल है, कहीं पे भी अपना राशन जो है ले सकते हैं। तो वो एक वन नेशन वन राशन कार्ड का पहल है, वो अच्छा है। दूसरा चीज़ है कि आप देखेंगे कि एक मिनिमम वेज को लेके जो है एक वित्त मंत्री जी ने रखा है कि मिनिमम वेज जो है वो एक सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कोरियर वाले हो गए, आपके जोमेटो वगैरह में जो काम करते हैं, स्विगी जोमेटो में, तो वो लोग जो काम करते हैं तो वो लोग को मिनिमम वेज का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या वो एक इस बजट में आया है। तो अगर सिंपली देखें तो 2 चीज़ें, वन नेशन राशन कार्ड और दूसरा चीज़ है ये आपका वेजेस का। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो है आपका रखा गया। बाकी टैक्सेशन में देखें तो कोई फ़ायदा नहीं है।
सर एक और सवाल रहेगा कि जैसे अगर बात करें हमेशा जब बजट आता है ऐसा कुछ तो कहा जाता है कि मध्य वर्गीय जो परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन बहुत मायने रखता है क्योंकि तैयारियां। तो इस बार हेल्थ और एजुकेशंस के साथ साथ इंश्योरेंस की फील्ड में कैसा आप देखते हैं, क्योंकि आप एक खुद इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बार? देखिए, इंश्योरेंस में आप ये देखेंगे कि बजट में देखा गया है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस थे, जैसे आपका कई कंपनी जो है प्राइवेट इंश्योरेंस में, उसमें सरकार ने इस बार जो किया है, जो 49% शेयर जो रहा करता था उसको बढ़ा के 74% जो है वो FDI लाने के लिए रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें कंट्रोल जो रहेगा ना, वो केवल इंडियन्स का ही रहेगा। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगे वो सारे इंडियंस होंगे। तो देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि आने समय में जो टर्म इंश्योरेंस वगैरह जो है वो आपको कॉस्ट थोड़ा सा और सस्ता हो जाए, है ना। तो वो एक इंश्योरेंस जो है उसमें एक फ़ायदा है। बाकी तो फिर आने वाले समय में वो पता चलेगा क्या इम्पैक्ट होगा। बाकी इंश्योरेंस से रिलेटेड और हेल्थ को लेकर सरकार ने कि बहुत सारे जो हेल्थ सेंटर बनाने के लिए बात कही है, ठीक है। जगह जगह करीब 600 जो है हेल्थ पॉइंट बनेंगे वहाँ पे। तो वो आने वाले समय में पता चलेगा क्या इम्पैक्ट है। देखिए, बहुत सी चीज़ें बजट में आती हैं लेकिन बहुत जल्दी धरातल पे आ जाए तभी वो लॉन्ग टर्म, अभी से कहना कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर एक और सवाल, और ये सवाल बहुत एक कहें तो गंभीर सा सवाल है, लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा शोर शराबे हैं उसको लेकर के। संपत्ति की जो अपनी जो संपत्ति या जो कंपनीज़ है उसको बेचने के लेकर बहुत सारा सवाल आ रहा है, लोगों के बीच में बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे सरकारी संपत्तियों को जो बेचने? देखिए, सरकारी संपत्ति बिल्कुल इस समय आया है कि कुछ बैंक्स को भी सरकार, जो PSU बैंक सरकारी बैंक हैं उसको सेल किया जाएगा। और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है सरकार की, जैसे नेशनल इंश्योरेंस, आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये सब 4-5 कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस, उनको किसी में से एक को जो वो सेल आउट करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सर ठीक है आप सेल कर रहे हैं, लेकिन देखिए सेल करने का 2 तरीका होता है। एक रणनीतिक सेल होता है और एक होता है इक्विटी। तो आप देखेंगे कि LIC का भी जो है वो शेयर आएगा और IPO आएगा वो, लेकिन जो बाकी जो कंपनियों के बेचने की बात है वो डायरेक्ट देखेंगे वो रणनीतिक है, मतलब वो डायरेक्ट जो है किसी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, तो सारा कंट्रोल जो है दूसरे पे चला जाएगा। और यहाँ LIC की बात करें तो वो उसके 10% जो शेयर जो पब्लिक के लिए इशू किया जाएगा। तो बाकी सेल और इसमें फ़र्क केवल इतना है कि वो पब्लिक को जाएगा, क्योंकि ऐसे भी गवर्नमेंट की चीज़ जो पब्लिक की होती है। तो अब जो डायरेक्ट जो है पब्लिक के पास में शेयर के तौर पर जाएगा, अधिकार पब्लिक का ही रहेगा। लेकिन बाकी चीज़ में आप देखेंगे वो सेल आउट वहाँ पर एक ख़रीदार मिलना चाहिए। कि अगर आप देखेंगे एयर इंडिया सरकार बहुत दिन से बेचना चाह रही थी, लेकिन अभी तक कोई खरीदार ही नहीं मिला उसको, कि कोई खरीदार सामने आएगा तब तो वो सेल आउट होगा। तो कई बार क्या होता है कि जो उसका वैल्यू है उससे वो सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपया चाह रही थी कि वो सेल आउट करेगी, लेकिन अभी जो है करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए जो ही है वो उनको सरकार को मिल पाया है। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि सेल आउट सरकार कर रही हैं, ठीक है। आप बेकार पड़ी चीज़ों को बोला जाता है, कई एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई बेकार पड़ी चीज़ों को जो है वो सेल आउट करें, सरकार उसको सेल करेंगी। रेलवे के देखें खाली पड़ी जगह हैं उसको सेल आउट करेंगे तो दूसरी कंपनियां वहाँ लगेगी, उसके बाद में फिर वहाँ का कोई कंपनी लगेगी तो फिर लोगों को मजदूरी मिलेगा, मतलब ऐसा। तो देखिए, मेरा कहना है कि अगर सेल भी करना है तो उसको इक्विटी के तौर पे अगर सेल आउट होता तो वो ज़्यादा अच्छा हो रहता उसमें। बिल्कुल सर, इस बार बजट में बेरोज़गारी का क्या रहेगा? आप क्या सोचते हैं कि बेरोज़गारी के जो सवाल हैं बहुत सारे, और देश में ये सवाल कहें तो एक अलग तरीके से देखा जाता है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस बार बजट में बेरोज़गारी को? सर देखिए केशव जी, बेरोजगारी को लेकर डायरेक्ट तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ भी नहीं था इस बजट में कोई तरह का। लेकिन हाँ, जो सरकार का जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन होगा, कई स्कूल्स खुलेंगे, 100 सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं। और भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, ये सब में जो है आपका कई पूल्स वगैरह जो है वो बनेंगे। तो इसमें क्या है कि लोगों को मजदूरी जो है मिलेगी।
लेकिन आप ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो है पहले जैसा जो है वो आपका मजदूरी वहाँ पे जो है रोज़गार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सा चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक जो है मशीन के थ्रू काम होती हैं। जहाँ 10 लोग लगते थे वहाँ अब 1 लोग ही लग पाते हैं। तो डायरेक्ट अगर इम्पैक्ट देखें तो रोज़गार के लिए जो है इस समय ऐसा कुछ भी जो है नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इनडायरेक्ट जो है वो मिलेगा। और डायरेक्ट कहें कि मनरेगा में अगर कुछ पैसा बढ़ा दिया गया हो और बाकी चीज़ों से पैसा बढ़ा दिया हो, या सरकार डायरेक्ट जो संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कुछ पैसा डायरेक्ट दे रही हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो भी तरह का रखा गया है उसमें मजदूरी रोज़गार जो है वो आने वाले समय डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगा। सर, आपने बातों बातों में एक बहुत अच्छी बात कही बेरोज़गारी को लेके कि सरकार जो मशीन, इंसान जहाँ पे पहले हाथों से काम करता था, ऐसे करता था, वहाँ पे मशीनों ने जगह ले लिया है। तो फिर जिस तरह से हर कोई उस तरह से एजुकेट नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाता है, या फिर समय की मार या पारिवारिक समस्याओं को सामने देखते हुए, तो फिर आपको आज एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर जो नॉर्मल डेज़ में जो काम कर रहे हैं उनको आप सर क्या मैसेज देना चाहते हैं बेरोज़गारी के मुद्दे को देखते हुए? देखिए, सरकार का सीधी अगर कहें तो नॉर्मली एक अच्छे देश में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी के पीछे जाते हैं और ये रहता है। तो सरकार का भी ये पॉइंट है कि ये सिस्टम को थोड़ा सा कम किया जाए और लोग जो हैं खुद से खुद जो है अपना बिजनेस पे आएँ, बिजनेस अपना कुछ छोटा ही बिजनेस हो तो उसको खड़ा करें। सरकार उसके लिए SME वगैरह आप देखेंगे, सरकार का सारा लघु उद्योग वगैरह जो भी लघु उद्योग वगैरह में सरकार का जोर होता है कि भाई आप जो हैं आपको सरकार जो अपने गारंटी में जो वो लोन प्रोवाइड करेगी। और सही भी बात है, अगर लोग जो हैं नौकरी अगर वैसे देखें तो नौकरी के पीछे ठीक है सरकार को जनरेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आने वाले समय आप देखेंगे जितने बड़े अच्छे विकसित देश हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो बिजनेस रहते हैं अपने से लोग करते हैं, मतलब तो ये चीज़ को देखेंगे सरकार का भी है और लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ, कुछ भी तरह का बिजनेस जो है वो अपने स्टार्ट करें। और लोक मंगल निवेश सर, इस बार बजट को देखते हुए आप सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं लोक मंगल निवेश के, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बजट मैंने पहले ही कहा कि बजट जो है वो एक चीज़ तो हमारे लिए अच्छा है कि इस वैक्सीन जो हमारा लोगों को प्रोवाइड हुआ हमारे देश ने ही बनाया और 2 वैक्सीन है, आने वाले समय में और शायद 2 वैक्सीन आएंगी। तो इस बजट को वैसे ना लें कि डायरेक्ट पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में लें कि सरकार का तो काफ़ी पैसा फंड पहले ही जो है इस सिचुएशन में लोगों को हुआ है। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ है कि सरकार जो चाह रही है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, है ना, तो वो आने वाले समय में डेफिनेटली जो है फ़ायदा लोगों को होगा। डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इस बजट में आप देखेंगे कि सरकार का है कि लोग जो है स्वस्थ रहें। स्वच्छ पानी के लिए आप देखेंगे कि काम किया गया है, करीब 60,000 करोड़ रुपया जो है पानी के लिए जो है 1 टैप जो है हर एक घर पे जो है पानी की व्यवस्था बनी रहे। हेल्थ को लेकर रखा गया है, शिक्षा को लेकर जैसे मैंने कहा कि स्कूल्स वगैरह खोले गए हैं। तो डेफिनेटली देखिए बहुत सी चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली आने वाले समय में होगा। लेकिन डायरेक्ट कर कहें तो टैक्सेशन के रूप में भी देखें तो आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि 75 ईयर्स के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे ऊपर हैं और 75 ईयर्स के, तो उनको केवल टैक्स देना नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में एक भ्रम है कि उनको टैक्स जो है देना पड़ेगा, वो बैंक जो है जहाँ से पेंशन आता है उनको वही काट लेगा, लेकिन टैक्स फाइलिंग केवल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि पॉजिटिव में थोड़ा लेना चाहिए इस बजट को और बाकी बजट से कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद केशव जी। तो ये थे चेतन जैन, लोक मंगल निवेश के डायरेक्टर, और कहें तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से हमारे सामने रखा है। और एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कही है जो आप भी इस खबर में हमें देखेंगे जो हमने इनसे बातचीत की है। बेरोज़गारी पर उन्होंने कहा कि मशीन और इंसान की बात को इन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसके बाद बजट के हर चीज़ों को इन्होंने एक एक पहलू को सामने रखा है जो
सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं और पॉजिटिव इन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच इस बार होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा कहें तो पूरी दुनिया एक साल से कोरोना को लेकर के काफ़ी परेशान रही है और हमारे देश ने वैक्सीन निकाला है। तो एक पॉजिटिव मैसेज इन्होंने दिया है कि सकारात्मक तरीके से इस बार बजट को देखना चाहिए और आगे लोगों को बढ़ के काम करना चाहिए। तो ये दूसरे एपिसोड में हम इनसे बातचीत कर रहे थे और तीसरे एपिसोड में जब हम इनसे मिलेंगे तो और सारी बातें निवेश के ऊपर में करेंगे, इंश्योरेंस के ऊपर में इनसे हम रूबरू फिर एक बार होंगे। तब तक के लिए आप हमसे बने रहें। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बजट स्टोरी को लाइक करें, लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तब भी हमारे पेज को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।